हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बुल्स एंड बियर मार्केट के इस यूट्यूब चैनल पे। और आज का ये जो एक नया वीडियो है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग को आपको बढ़ाएगा कि हम एक और तरीका क्या है जिसके थ्रू एक कंपनी को देख सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो आपने अपने डिसीजंस खुद ने लेने हैं। जो भी एडवाइस होगी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सपोर्ट लेंगे या सीए की सपोर्ट लेंगे। इसमें मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ना बाय करने की ना सेल करने की। बस आप ये चीज़ें लर्निंग के लिए इधर से ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक बार फिर से बुल्स एंड बियर मार्केट में आपका स्वागत है। हमारे इस YouTube चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, तो आप उन वीडियोस को भी जाकर के अपनी लर्निंग इन्हेंस करने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो हमारी सबसे पहली जो कंपनी है यहाँ पास वो एशियन पेंट की है। तो आज हम पूरा का पूरा डील करेंगे कि पीई वाइज ये कंपनी कितनी डिप है और कितने कम वैल्यू पे ऑन द बेसिस ऑफ पीई मिल रही हैं। तो हम इसमें अपनी स्टडी को और इन्हेंस कर सकते हैं। और दूसरी बात, मैं इन सारी कंपनीज जो भी लेकर के आया हूँ, टॉप 10 कंपनीज 4 दिखा रहा हूँ पर 10 की बात कर रहा हूँ, वो सारी की सारी क्वार्टरली बेसिस पे उनके रिजल्ट एब्सोल्युटली बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पे। तो हमारी यहाँ सबसे पहली कंपनी आ जाती है जिसमें आप स्टडी कर सकते हो अपने आगे, वो है एशियन पेंट लिमिटेड के बारे में। और अगर इसकी अभी की स्टॉक पीई कितनी चल रही है 67 की, तो अगर हम इसका पीई देखना चालू करें, प्राइस बेसिस पे नहीं बता रहे, प्राइस बेसिस पे तो अच्छा खासा अप पे गई हैं, बट उसके बेसिस पे नहीं हम बोल रहे हैं। हम किस बेसिस पे बात कर रहे हैं? हम पीई के बेसिस पे बात कर रहे हैं। और 5 ईयर के पीई या 10 ईयर के पीई के आप ले सकते हो। तो हम यहाँ 5 ईयर के पीई के अकॉर्डिंग चीज़ें देखेंगे। तो जब आप यहाँ देखते हो तो आपको एक चीज़ बहुत बढ़िया दिखाई देती है, दैट्स की पीई, ये इसका जो जिस पीई पे अभी ये अवेलेबल है वो मीडियन पीई से भी काफ़ी कम है। मीडियन पीई इसका करीब कितना चल रहा है? 72 73, और अभी ये ट्रेड हो रही है आपका 67 पे। और ये जो पीई है, इस लास्ट पीई, यही पीई कब इसने शो किया था? ये वाला, ये जो नंबर है, तो आप इसका पीई लास्ट जो सोन पीई है वो है इसका मार्च 2020 में। ये मार्च ले सकते हो, मार्च 2020 में इसने आखिरी बार ये पीई दिखाया था। 2020 से आज 23 हो गया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पे अगर प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिस पे बात करें तो 2020 ये रहा मार्च, और मार्च से अभी तक के मार्च का देख लोगे तो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि अभी उस समय से आज तक के समय में सेल्स 20,000 करोड़ से आज 34,000 करोड़ हो गई है। इसको थोड़ी चीज़ें मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा समझ आए। तो अभी सेल्स आई थिंक से ज़्यादा ही जूम हो गया, चलो ठीक है। हाँ, तो अगर आप इस चीज़ को गौर करते हो तो आपकी मार्च 2020 में सेल्स ही 20,000, अभी कितनी हो गई? 34,000। तो एक सेल्स में 14,000 की इंक्रीमेंट हो गई। और यहीं पास अगर नेट प्रॉफिट पे बात करोगे तो 2700 करोड़ का जो प्रॉफिट था आज जस्ट डबल बोल सकते, जस्ट डबल के पास या 80% इंक्रीमेंट हो गया है 4,000 करोड़। तो अगर दोनों चीज़ें इंक्रीमेंट हो गई बट पीई वही 2020 वाली मिल रही है, तो यहाँ आपका एक अपॉर्चुनिटी की तरह आप स्टडी कर सकते हो। मेरी ना कोई बाय की रिकमेंडेशन है ना सेल की रिकमेंडेशन है। इस बेसिस पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखोगे तो प्रीवियस क्वार्टर से अच्छी खासी इंक्रीमेंट है। 8,000 8,500 करोड़ की सेल थी, अभी 9,100 करोड़ की सेल है, यानी करीब सेल्स में भी अच्छा खासा जंप है। अगर आप सेल ऑन सेल की बात करोगे तो आप यहाँ कितना, आपका 500 करोड़ का जंप है, 500 को डायरेक्टली 500 करोड़ का जंप है। तो यही 20% की आराम से जंप है, बहुत बेटर है, ठीक है। बाकी यहाँ प्रॉफिट भी अच्छा खासा, आप ये सारी चीज़ें आप खुद एनालाइज कर सकते हो, बट मैं आपको एक बेसिक बता रहा था इस कंपनी के बारे में। तो ये एक हमारी पहली कंपनी हो गई एशियन पेंट। अब दूसरी कंपनी के बाद बात करते हैं, वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर उठाने का एक ही रीज़न था मेरा यहाँ पास, क्योंकि अभी रिसेंट अगर देखोगे तो इसने प्राइस में भी अच्छी खासी डाउन देखी है, ठीक है। प्राइस में भी जो 2600 का प्राइस चल रहा था अभी कितना चल रहा है? 2500 का प्राइस है, यानी प्राइस में ही डीप कर गया है। अगर आप एक मंथ में जाकर के देखते हो तो आपको यहाँ पास से मालूम चल जाएगा। तो प्राइस प्रीवियसली कितना था आपका? 2500, यही 2580 रुपये, और अभी कितना चल रहा है? 2505 रुपये, तो लगभग 80-85 रुपये का फॉल है। तो ये भी एक रीज़न था। बाकी हम पीई के बेसिस पे अगर बात करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो पीई के बेसिस पे जो इसको पीई मिल रही है, ये आपका 2019 वाली पीई नहीं है। अभी इसकी पी कितनी चल रही है? 56 की पी चल रही है। अच्छा सॉरी, इंक्रीमेंट, हाँ, तो हाँ ये रही पी।
56 की पी चल रही है, तो ये 2019 में 58 की जो पी चल रही थी उसके बेसिस पे भी नहीं। देखो अर्निंग पर शेयर कितना था, 28 का था, अभी कितनी अर्निंग पर शेयर है, 44 का शेयर है। तो देखो पीई के बेसिस पे जब भी मैं बात करता हूँ तो पीई गिरने या बढ़ने के पीछे दो रीजंस होते हैं। एक तो प्राइस टू अर्निंग घट जाए, यानी प्राइस टू अर्निंग मतलब ईपीएस घट जाए उस स्टॉक का। ईपीएस जैसे कि अगर आप यहाँ कंसिस्टेंटली प्रॉफिट एंड लॉस पे चलते हैं तो ज़्यादा बेटर ये चीज़ें समझ आएगी। तो हम अगर अर्निंग पर शेयर देखें, हम कब की बात कर रहे हैं, ये आपका चार्ट भी देखोगे तो ये इतने में भी अवेलेबल नहीं है, थोड़ा ज़्यादा ही लो पी पे है। तो ये पीई इसने लास्टली देखा गया था, ये आपका 2022 में ये देखा गया था, और उससे पहले यही पीई देखा गया था आपका 2019 में, फिर यही पीई आपका 2017 में देखा गया था। तो अगर आप 17 से अभी तक बात करोगे, यानी 2017 का आप चार्ट उठा के देखेंगे तो, या प्रॉफिट एंड लॉस पे चलते हैं तो 2017, अभी आप इस चीज़ को थोड़ा छोटा कर देता हूँ तो ये चीज़ें पूरा आ जाए, आई थिंक सो या। तो आप इस चीज़ को देखो, 2017 में इसकी अर्निंग पर शेयर कितनी थी, 20, अभी अर्निंग पर शेयर कितनी हो गई है, 43। तो पीई गिरने का एक रीजन रहता है प्राइस टू अर्निंग का फॉल, बट यहां देखो प्राइस टू अर्निंग का रीजन नहीं है, तो ये चीजें अच्छी बनाती हैं। अब ये जो मेन अर्निंग के बेसिस पे ये नहीं गिरा है, ये चीजें आपको क्लियर हो गई। तो किस बेसिस पे और गिर सकता है पीई, वो है मार्केट सेंटीमेंट के बेसिस पे पी गिर जाता है। मार्केट सेंटीमेंट के बेसिस पी, यानी उसको उतनी ज्यादा वैल्यू नहीं दी जाती है उस स्टॉक को जितनी उसको मिलनी चाहिए। ठीक है, सेल्स बढ़ रही है, अर्निंग बढ़ रही है, सेल्स भी इंक्रीमेंट है, अर्निंग भी इंक्रीमेंट, ओवरऑल कंपनी की भी ग्रोथ है, बट लोग ही सेंटिमेंटली उसको उतना प्रॉफिट, मतलब उतनी उसको अपग्रेडेशन नहीं दे रहे हैं। तो इस कारण से भी पीई फॉल कर जाती है। तो ये रीजन समझ आया यहाँ पास। तो ये बहुत बेटर चीज मुझे लगी हिंदुस्तान यूनिलीवर के केस पे, समझ आया। नेक्स्ट टू नेक्स्ट अगर इस चीज़ों को और थोड़ा प्रोस्पेक्टिव से देखोगे तो ये सारी ग्रोथ और सेंटीमेंट और अभी का जो कंडीशन चल रही है, इन्फ्लेशन कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है भारत में, तो ये कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें भी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स वाले सेक्टर को भी काफ़ी बीट करता है। और सारी सेक्टर्स पे अगर ऐसे ही खेल हो रहा है तो इसमें भी बीट होता है। बट आपको एक चीज़ देखना चाहिए कि यहाँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे क्या इंप्रूवमेंट होती जा रही है। हाँ जी, इंप्रूवमेंट होती जा रही है। 14,500 करोड़ आज 15,500 करोड़, यानी 1,000 करोड़ की डायरेक्ट सेल में इंक्रीमेंट है। हम रफ वैल्यूज़ को ले रहे हैं, तो अगर थोड़ी सी वैल्यूज जैसे यहाँ पास डायरेक्टली 14.5 को 15.5 बोल दिया, तो आप इधर उधर थोड़ा देख लेना, उससे मैं रफ ही हमेशा चीज़ें देखता हूँ, बट इंक्रीमेंट है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखोगे अच्छी खासी, अगर ये टैक्स टाइम से चुका रहे हैं, हमेशा आपको एक चीज़ में हमेशा फोकस कराता हूं, तो आपको देखना चाहिए कि वो जिस भी कंपनी की आप बात कर रहे हो वो अपना टैक्स टाइम से दे रहा है या नहीं, दैट्स इंपॉर्टेंट। तो वो चीज़ पे अभी गौर करना चाहिए। तो ये कंपनी हमेशा टाइम से टैक्स दे रही है। हाँ, HUL ने यहाँ पास थोड़ी सी दिक्कत की थी, इस वाले पे 18% का चुकाया था, बट रफली वो आने वाले टाइम पे थोड़ा ज़्यादा चुका के मैनेज कर लिए, बट उसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3,000 करोड़ थे, अभी 3,473 करोड़ है, यानी 200 करोड़, यानी 200 करोड़ की इंक्रीमेंट है, अच्छी खासी है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी अच्छी है। और ये कंपनी ऐसी नहीं है कि इसने ग्रोथ नहीं दिखाई है। आप देखो 2017 की हम बात कर रहे हैं, उस समय की सेल्स कितनी थी, सिर्फ 33,000 करोड़ थी। अभी की सेल्स कितनी है, 60,000 करोड़ है, रफली 100% का इंक्रीमेंट है। सो अगर पीई आपको वही पुराना घिसा पिटा 2017 वाला मिल रहा है, और अगर देखोगे तो यही, अब यहाँ पर एक और अच्छी चीज़ है कि आप पीई बेसिस पे भी चीज़ों को कंपेयर करके एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट देख सकते हो कि लोग उसको कैसे सेंटिमेंटली देखते हैं। एक कम पीई आने के बाद वो फिर वो कैसा जंप लेता है उसका पी। तो आप हमेशा देखोगे जब भी इस पीई पे चीज़ें गई है या इससे नीचे गई है, यानी मीडियन पीई से चीज़ें नीचे गई है, तो उसको अच्छी खासी वैल्यू मिली है। और ये कब से बोल रहा हूँ, 2017 के बाद से ये कंडीशन अप्लाई हो रही है। तो ये चीज़ें भी अच्छी खासी इंक्रीमेंट दिखा देती है। बाकी आप इसके लिए हाँ, बैलेंस शीट भी देखना जरूरी है, कैश फ्लो भी देखना जरूरी है, बट वो सारी बातें हम नहीं कर रहे हैं, वो आपको खुद अपनी स्टडी करनी है। मैं बस एक पीई के बेसिस पे आपको चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा था। तीसरी कंपनी जो आती है यहाँ पास वो है आंध्रा पेपर लिमिटेड। अब आंध्रा पेपर लिमिटेड ले रहा हूं तो इसी में एक और इसकी पीयर कंपनी है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे, जेके पेपर्स के बारे में, बट इसके बाद। ठीक है, अगर पीयर ऑन पीयर के बेसिस पे बात करोगे तो जितनी भी मैं कंपनी इस पूरे सेक्टर पे उठा रहा हूं वो पीयर के बेसिस पे, यानी अपनी मार्केट लीडरिंग कंपनी ही होंगी। और ये चीज़ इस चीज़ को एक बेटर प्रोस्पेक्टिव देता है इस पूरे को।
तो एक चीज़ हम देखेंगे, तो जैसे आंध्रा पेपर का आप देखोगे तो इसकी पीई भी काफ़ी डिप गई है, और ये पीई कब की अवेलेबल है, 2020 में मार्च की, और तब से अब तक की यही पीई है। आप इसकी क्वार्टर बेसिस पे आप देख सकते हो ये चीज़ें। तो क्वार्टर 2020 अगर क्वार्टरली एंड क्वार्टर देखें तो इंक्रीमेंट हुआ है 200 करोड़ से 400 करोड़, 400 करोड़ से 450 करोड़। तो मतलब अभी ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं हुआ, 452 करोड़ से 478 करोड़ पर है। से अगर प्रॉफिट भी देखोगे तो इंक्रीमेंट हुआ है, टैक्स टाइम पे चुकाए हैं और अच्छा खासा टैक्स चुकाने के बाद की कहानी है। तो हाँ, तो अभी हम ये बात कर रहे थे इसका कब अवेलेबल था ये वाला पी, दैट्स अप्रॉक्स 2020 में। तो हम अगर प्रॉफिट एंड लॉस में जाएं और इस चीज़ को देखने की कोशिश करें तो एक अच्छा वेल अंडरस्टैंडिंग आएगी। 2020 में आप देखो मार्च में 1200 करोड़ की सेल्स थी, अभी कितनी करोड़ की सेल्स है, 2000 करोड़ की सेल्स है। कितने की इंक्रीमेंट हुई, 1200 करोड़ से 2000, यानी 800 करोड़ का ओवरऑल जंप है। कितने पे जंप है, 1200 पे जंप है। तो 800/12 इंटू 100 करोगे तो आपको सेल्स में इंक्रीमेंट मालूम चल जाएगा। तो 800/12 यानी ये 4 और ये कितना हो जाएगा 12, बचे जाएगा आपका 6 और 6 वही कट हो जाएगा, तो ये 50, ये 3 और ऊपर बचे 3 दूनी 6, 3 दिखाई 9, यानी यही करीब आपकी ओवरऑल इंक्रीमेंट देखोगे तो 60-70 की इंक्रीमेंट आ रही है रफली, बहुत अच्छी इंक्रीमेंट है। तो अगर यहाँ पास ऐसा भी नहीं है कि इनकी नेट प्रॉफिट में कमी आई है, नेट प्रॉफिट इज हाईएस्ट एवर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात करो या आप ईयरली बेसिस पे भी बात करो। तो आंध्रा पेपर के बाद हम जो नेक्स्ट कंपनी बात करेंगे, हाँ आप सारी चीज़ों में ना एक चीज़ देख सकते हो, दैट्स मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा आप ईपीएस देखो। ईपीएस अगर चीज़ों में बढ़ रहा है फिर भी चीज़ें डाउन आ रही है, देन उसमें मार्केट सेंटीमेंट का एक प्रॉब्लम है, और दूसरा कहीं ना कहीं ग्रोथ में एक मिसअंडरस्टैंडिंग है मार्केट की। तो वो सारी चीज़ें भी एक बेटर वे में आपको एक अंडरस्टैंडिंग दे सकती है। देखो अर्निंग पर शेयर पहले 8 रुपये था इसका, और आज अभी 139 है, और हाईएस्ट एवर अर्निंग पर शेयर है। तो उसके बेसिस पे भी देखना बनता है भाई, पीई काफ़ी डाउन दे दिया जा रहा है इसको। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी में जेके पेपर्स के बारे में। जेके पेपर्स पे मैं वीडियो नहीं बनाया हूँ, बट मेरा एक अलग से सोच है कि मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊँ, तो हो सकता है आने वाले टाइम पे आए वो वीडियो, लेट्स सी। पर अभी हम इसके ऊपर फोकस करते हैं। जेके पेपर्स उठाने का मतलब सिर्फ यही था क्योंकि आप इस पूरी ही पीयरिंग कंपैरिजन दोगे तो एक नहीं, जेके पेपर हो गया, आंध्रा पेपर हो गया, वेस्ट कोस्ट पेपर हो गया, ठीक है, इसके बाद सेंचुरी टेक्सटाइल्स, ये इसमें पूरा कलेक्टिवली पेपर में नहीं आते, बट अगर इनके भी पीयरिंग देखोगे तो उसको अगर हटा दो तो बाकी सबको लोएस्ट एवर पीई दिया जा रहा है। तो बट हम इसमें से 2 छठी अच्छी कंपनीज की ही बात कर रहे हैं। तो अगर जेके पेपर्स की बात किया जाए चार्ट बेसिस पे आप देखोगे तो प्राइस में इंक्रीमेंट है, ऐसा नहीं है प्राइस में इंक्रीमेंट नहीं है, सारे में प्राइस में इंक्रीमेंट है, बट हम उनकी वैल्यूएशन वाइज पीई की एक छोटी सी, पीई भी एक वैल्यूएशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जैसा आपको मालूम है, तो उस वैल्यूएशन वाइज हम चीज़ों को देख रहे हैं। तो अगर यहाँ प्राइस टू अर्निंग देखोगे दैट्स अवेलेबल कब का है, ये आपका 2019 का है, यानी आज 2023 चल रहा है और अगस्त 2019 का जरा इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में दिया जाए तो अगर 2019 में आप मार्च टू मार्च भी देखोगे तो अभी रफली जस्ट सेल्स डबल हो गई है। और अगर इसी में हम एक काम करते हैं नेट प्रॉफिट के देखें तो 425 करोड़ और अभी कितनी हो चुकी है 1200 करोड़, यानी 4×12 3x की प्रॉफिट ग्रोथ हो चुकी है, 2x की सेल्स ग्रोथ हो चुकी है। और आपकी अर्निंग पर शेयर देख लो दैट्स अप्रॉक्स 23 की वैल्यू आज 70 हो चुकी है, यानी 3×2=6 यानी 3.5x की रफ्तार से ईपीएस इंप्रूव हो चुका है। तो रफली आपको यहाँ पर से भी देखना चाहिए कि वैल्यूएशन वाइज इस कंपनी को स्टडी करने लायक है। बाकी अभी आपको बैलेंस शीट और कैश फ्लो और आपको इन्वेस्टर सेशन और कंपनी की आने वाले फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव यानी कॉन कॉल को भी पढ़ना जरूरी है, इसलिए वो सारे होमवर्क आपके हैं, उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं। आप फाइनेंशियल एडवाइजर्स की अपनी सपोर्ट ले सकते हो, यहाँ से मेरी कोई बाय सेल करने की रिकमेंडेशन आपको बिल्कुल नहीं है। क्या मतलब थोड़ा ठीक करने की, तो ये चीज़ें समझ आई। हम आपको एक चीज़ मालूम चल रहा होगा कि इस पर कितने क्वालिटी स्टॉक्स हैं और उनमें स्टडी अपने को इंप्रूव कर रही है कि जरूरत है। जनरली हम क्या देखते हैं, हम जाते हैं किसी भी स्टॉक पे, एक ह्यूमन प्रोस्पेक्टिव बता रहा हूँ, आपका नहीं है, ये सभी इन्वेस्टर्स का है, सभी नए इन्वेस्टर्स का है और सारे रिटेल इन्वेस्टर्स का है। तो उस चीज़ को माइंडसेट को कहीं ना कहीं दूसरे प्रोस्पेक्टिव से भी हमें देखना चाहिए। हम जनरली किसी स्टॉक पे जाते हैं और हम एक चीज़ देखते हैं कि यार इसकी प्राइस तो रिसेंट ईयर में काफ़ी इंक्रीमेंट हो चुकी है, अब 309
का मिल रहा था, अभी इसकी करंट प्राइस हो चुकी है 370, यानी ये तो प्राइस से इंप्रूव हो गया। बट हमें ये भी देखना चाहिए ग्रोथ कितनी आई, उसकी अर्निंग कितनी हुई, उसके आने वाले फ्यूचर प्लान क्या है, और उसके बेसिस पे क्या उसको अभी वो वैल्यूएशन मिल रही है जो उसको वो डिजर्व करता है। ये सारी चीज़ें भी एक बेटर रोल प्ले कर सकती हैं, जो आपको देखने की जरूरत है। तो एक हमने जेके पेपर्स की बात की, अगला जो स्टॉक है वो है एंजल वन। अब एंजल वन, इसी पूरी पियरिंग में मैंने दो स्टॉक उठाया है, एक तो एंजल वन, दूसरा मोतीलाल लाल और उसवाल का। दोनों ही काफ़ी अच्छे हैं, बट आपको एक चीज़ यहाँ भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, अभी आप देखोगे तो मार्केट कैप 16 कितने चल रही है, 1000 करोड़ की चल रही है। एक काम करते हैं, हम ये एंजल वन की बात कर रहे हैं और ये अपने मार्केट लीडिंग कंपनी है, 16,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। पीई कितने बेसिस पे बोल रहे हैं, इसकी पीई 17 बेसिस पे बोल रहे हैं, ठीक है, 17 बेसिस पे बोल रहे हैं। और अगर इनकी अब क्वार्टरली ग्रोथ देखोगे तो दैट्स आर एब्सोल्युटली काफ़ी अच्छी है, ठीक है। अगर आप यहाँ से भी नॉर्मली जा करके हम देख सकते हैं कि प्रॉफिट ग्रोथ कितनी हो जा रही है, जैसे स्टॉक प्रॉफिट ग्रोथ कितनी हो रही है, तो एक 5 ईयर में 52% की ग्रोथ है, और 3 ईयर्स में यानी अंडर 3 ईयर्स 117% की ग्रोथ है। और ये मैं प्रॉफिट पे ग्रोथ बता रहा हूँ, वहीं सेल्स पे ग्रोथ 31%, 59% और 25%। अब ये चीज़ें मैं क्यों दिखा रहा हूँ, देखो मेरा हमेशा से अपना, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि एंजल वन हो गई, दूसरी मोतीलाल ओसवाल हो गया, चाहे 5 पैसा की बात करोगे, ऐसे स्टॉक्स में एक चीज़ मेरे को हमेशा दिमाग में चलता है कि ये बंदे जो चला रहे हैं ना इसको, उनके पास खुद के पास नॉलेज है, ठीक है, उनके पास खुद के पास ऐसे वेल डिफाइंड सिस्टम्स है, ऑपरेटिंग डिवाइसेस है, और ऐसी न्यूज़ है, ऐसी न्यूज़ फिल्टर करने की ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जिसके थ्रू वो एक वेल डिफाइंड प्रॉफिट बना सकते हैं। उनको अब जैसे कि आप एंजल वन बात करो, मोतीलाल बात करो, ग्रो की बात करो, ठीक है, या फिर आप अप स्टॉक की बात करो, ये सारी कंपनीज में एक चीज़ कॉमन है कि इनके पास खुद का एक सिस्टम है, फ्रेमवर्क है, इनका खुद का एक ऐप है, ट्रेडिंग ऐप है। तो वहाँ से भी इनको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि कौन सा ट्रेड कैसा जा रहा है, कौन से स्टॉक्स किस डायरेक्शन में जा रही है, उसकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग, अच्छा डिवाइस में, एआई में उसके इन्फॉर्मेशन आ जाती है। और उस इन्फॉर्मेशन का भी ये रफली कहीं ना कहीं परसेंट पे यूज़ कर सकते हैं। इनको न्यूज़ की एक वेल अंडरस्टैंडिंग होती है, और जो बंदा पैसे बनाना जानता है, जिसको नॉलेज है, उससे बेटर मार्केट में कौन पैसे बना सकता है। तो ये चीज़ें हमें सीखना चाहिए। बाकी मेरी पर्सनली ओपिनियन रहती है एंजल वन इन सभी पे अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है, अभी देखो अमेरिका जैसे कंट्रीज़ में बात करो, या चाइना जैसे कंट्रीज़, या जापान जैसे कंट्रीज़ में, वहाँ काफ़ी बंदे ऐसे हैं, या उनकी पॉपुलेशन का एक लार्ज नंबर आप देखोगे तो इंगेज रहता है किस चीज़ में, दैट्स स्टॉक मार्केट में। अब हमारे इंडिया में इतनी ये नंबर नहीं है क्योंकि एजुकेशन कम है, बट धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ रही है, और जैसे जैसे ये चीज़ें बढ़ रही है, लोग आ रहे हैं, तो यहाँ से इसकी भी ग्रोथ होने वाली है। और यही नहीं, सारी कंपनीज की ग्रोथ होने वाली है। एंजल वन बोलो, चाहे 5 पैसा बोलो, चाहे मोतीलाल बोलो, चाहे अप स्टॉक बोलो, चाहे ग्रो बोलो, कोई भी कंपनी हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से एक अच्छा इंक्रीमेंट पे जाएंगी। तो बट हम आगे की बात करते हैं। वैसे मेरे वीडियोस काफ़ी लंबे हो जाते हैं, बट मैं लंबा रखने की मूड पे नहीं हूँ, ठीक है। तो थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। तो हम कहाँ पास थे, एंजल वन की बात कर रहे थे। हमने देखा कि पीई 22 पे कब क्या अवेलेबल है। पीई 22 पे आप अगर इसको थोड़ा पीछे भी ले जाओगे ना, तो काफ़ी लंबे समय पे, मैक्स पे 10 ईयर्स में, 10 ईयर्स ये कैसा दिखा रहा है, अच्छा इसका लिस्टिंग ही 2020 में हुआ, तो आप इसके बेसिस पे भी देखोगे तो 2020 से भी डाउन है। और क्वार्टरली बेसिस पे मत जाओ, प्रॉफिट एंड लॉस पे, क्वार्टरली बेसिस पे भी अगर देखोगे तो इंक्रीमेंट हुआ है, ऐसा नहीं है कि 600 करोड़ से 800 करोड़ सेल्स में ग्रोथ है। वहीं देखेंगे तो प्रॉफिट में भी ग्रोथ है, और प्रॉफिट एंड लॉस में भी जाओगे तो आप 2020 की हम बात कर लेते हैं, तो कब तब से आप तक की सेल 700 करोड़ से 3000 करोड़ की सेल। इसलिए मैं बोलता हूँ ऐसे ही कंपनीज में गौर करने की जरूरत है, क्योंकि इनके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, इनका एक टचेबल सेंसेबल प्रोडक्ट नहीं है, इनका टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट है। और जब टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट में अच्छी इंक्रीमेंट हो सकती है तो क्यों पैसे नहीं बन सकते हैं। तो ये चीज़ है, 700 करोड़ से आज 3000 करोड़, यानी 7 तरीके की 728, यानी 4x की सेल्स ग्रोथ हो चुकी है। वहीं प्रॉफिट में अगर देखोगे तो 82 करोड़ का आज 890 करोड़, यानी मार्जिन देख रहे हो, मार्जिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखो
सेल्स कितनी हुई, 3000 करोड़ की सेल्स हुई। इनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही 1200 करोड़ की निकल आई, यानी पूरे सेल्स का ही एक अच्छा खासा परसेंट, यानी रफली अगर बोले तो कितना परसेंट, 12-24 यानी कितना, 1/3 ऑफ सेल्स इज देयर प्रॉफिट, ये चीज़ समझ लो। और इतना हाईएबल मार्जिन वाला प्रोडक्ट आपको शायद ही पूरे सेक्टर्स में अलग में किसी में मिले, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ बेटर है। बाकी हम एंजल 1 के बाद हम मोतीलाल ओसवाल पे चलते हैं। तो मोतीलाल ओसवाल भी आप देखोगे तो अभी किस क्या पी चल रहा है, 9 का पीई चल रहा है। वैल्यूएशन वाइज में ये एंजल 1 के बराबर की कंपनी है। और पर्सनली नेक्स्ट स्टॉक जो भी हम एनालिसिस पे लेके आएंगे अपने चैनल पे, वो होने वाला है मोतीलाल ओसवाल का। अब चाहे स्टडी अच्छी जाए या बुरी जाए, कोई भी डिसीजन आए, बट ये रफली मेरे दिल को छू गया जब मैंने इसका एक कांस्टेंट सा इसका पीई यही वाला देखा। और ये 5 ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, यानी यहाँ कुछ हिडन चीज़ें हैं जो आपको गौर करने की ज़रूरत है। इसीलिए मैं बोलूँगा कि आप मेरे ट्विटर हैंडल पे मुझे फॉलो कर सकते हो, या फेसबुक ग्रुप पे हमारे साथ कम्युनिटी पे ग्रुप जुड़ सकते हो। वाई एम सेइंग दैट, क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न है कि ऐसे छोटी छोटी हिंट अगर वहाँ मेरी अच्छी कम्युनिटी हो जाती है तो मैं शेयर कर सकूँगा, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन हर वक्त वीडियो बना करके आप तक पहुंचाना पॉसिबल नहीं है, और आपको भी ये चीज़ें मालूम है। तो उसके लिए मैं वो चीज़ें करना चाह रहा हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन मैं एक हिंट दे सकूँ, एक इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, तो आप उसकी स्टडी आप खुद भी कर सको। तो हफ्ते में मैं सिर्फ 2 दिन वीडियो बनाता हूँ, और वीडियो आती है सिर्फ संडे को। इसीलिए आप रफली पूरे हफ्ते मैं जो स्टडी कर रहा हूँ, तो मैं वो स्क्रीन आपको भी शेयर कर सकूँगा अपने ट्विटर हैंडल पर, और दूसरी अपने फेसबुक पेज पर। तो वहाँ पास आप जाकर के फॉलो कर सकते हो। अगर आपको चाहिए इन्फॉर्मेशन तो आप जाओगे, बाकी जिसको नहीं चाहिए भाड़ में जाए। तो ये हो गई इन्फॉर्मेशन। यहाँ तक कि अर्निंग पर शेयर 96 की थी, अभी ये अर्निंग पर शेयर क्या है, रफली इस स्टॉक में अब हमेशा देखोगे तो अर्निंग पर शेयर एक कांस्टेंट वैल्यू पे रही है। तो एक ये रीज़न है, बट और भी रीज़न है स्टडी करने का, जो मैं अभी हिंट पे आपको नहीं देना चाह रहा हूँ। दैट्स वो वीडियो पे आएगा, तो वहाँ पास हम इस चीज़ को स्टडी करेंगे। क्वार्टरली बेसिस पे देख लो, सेल्स पे इंक्रीमेंट है 700 करोड़, अच्छा 1500 करोड़, यानी रफली डबल हो गया है चीज़ें। और प्रॉफिट आपका जून में 32 का था, चलो इसको ना ले लें भाई, 32 को भी ना ले लें, तो हम इसके प्रीवियस क्वार्टर को ले लें। 32 प्रीवियस से इनका अच्छा नहीं गया था जून वाला क्वार्टर, बट ये अगर हम उसके पहले का क्वार्टर ले 2021, 200 करोड़ की सेल थी, अभी कितनी 500 करोड़, यानी जस्ट डबल हो गई है प्रॉफिट भी। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस पे भी देखोगे तो हमेशा अप ट्रेंड पे ही रहा है, प्रॉफिट आर ऑलवेज अप ट्रेंड पे रहे हैं, और अभी तक का हाईएस्ट एवर प्रॉफिट आया है। दैट्स गुड। टीटीएम में मैं बोल रहा हूँ, टीटीएम में ट्रेलिंग 12 मंथ की बेसिस पे, ठीक है। बाकी आप इसकी और स्टडी अपने हिसाब से कर सकते हो। नेक्स्ट आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये अच्छा स्टॉक है। अब देखो ये मतलब मैं किस बेसिस पे बोल रहा हूँ, देखो बैंकिंग शेयर्स में सारी बैंकिंग सेक्टर ही डाउन है। अब सारी की सारी बैंकिंग सेक्टर ही अगर डाउन है तो आप एक चीज़ समझ सकते हो। और इनकी अगर मैं चार्ट पे चलो तो आपको एक चीज़ गौर पे दिख जाएगा, और ये ऐसा नहीं है कि ये एक बैंक पे दिख रहा है, ये सारे के सारे बैंक्स पे, जो अच्छे बैंक HDFC इंडियन बैंक हो गया, इसके बाद पंजाब नेशनल बैंक हो गया, कोटक बैंक हो गया, स्टेट बैंक हो गया, अरे पूरे जितने बैंक ले लोगे अच्छे बैंक्स, ठीक है। यस बैंक टाइप के बातें नहीं है यहाँ पर। तो वहाँ देखोगे तो पीई वाइज पे एक स्टैंगेंट ग्रोथ ही नहीं हुई है बहुत सालों से, कब से 2020 से लेकर के अब तक का। और ये भी अगर आप यहाँ प्राइस पे भी देखते हो तो एक रफली ज़्यादा बड़ी वैल्यू ग्रोथ नहीं हुई है। 2021 से देखो एक स्टॉक एक ज़्यादा बड़े रेंज पे नहीं गया, कब की ये 400 का स्टॉक था, अभी प्राइस कितना गया 550, उतनी बड़ी ग्रोथ नहीं आई है। तो एक साइलेंटली ग्रोथ स्टैंगेंट हो गई है, और जब ये ग्रोथ एक साथ आती है ना तो फाड़ के रख देती है। तो यहाँ हम पी वाइज पे चीज़ें देख रहे हैं, बट मेरा कभी और दिमाग चल देता है दूसरी तरफ, जो मैं स्टडी जिस बेसिस पे खुद स्टडी कर रहा था वो भी बता देता हूँ, पर कोई नहीं, रफली आपको भी जानना कहा था। तो अभी ये 2020 पे देखोगे ये पी आई थी, आज उससे भी लो पी पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ट्रेड कर रहा है। क्वार्टरली बेसिस पे सेल्स आर हाईएस्ट एवर, ऐसा नहीं है कि कोई सेल्स में 76,000 करोड़ की सेल्स थी, अभी सेल्स है 1,01,000 करोड़ की। हाँ नहीं, ऐसे 1 लाख, हाँ 1 लाख है, 1,000 करोड़ वैसे ही बोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सेल्स आर रफली इंक्रीज बाय 25,000 करोड़, और प्रॉफिट इज इंक्रीज बाय 7,000 करोड़ से 19,000 करोड़, यानी 7 दूनी 14, यानी 1.5 या 6 पे ग्रो कर गया है।
तो एक अच्छा है, सेल्स में अच्छी ग्रोथ है, मतलब रफली 1.8 एक्स में प्रॉफिट ग्रोथ है। तो ईयरली बेसिस पे इनका सब है। नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए की वैल्यूज अभी स्क्रीनर पे दिखानी नहीं है, बट मैं इसका अल्टरनेट भी दिखाऊंगा जहां से मैं खुद चेक करता हूं, तो वहां पर से भी इनका ग्रॉस और नेट एनपीए भी फॉल आया है। हम नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं एचडीएफसी बैंक। पर्सनली यहाँ पास मैं अपना खुद बताऊँ तो मैं स्टेक बढ़ाने वाला हूँ। तो अगर यहाँ पास से देखें तो आप एक चीज़ देखो, दैट्स चार्ट में पीई कब का मिल दिया जा रहा है इसको, ये पीई इसको दिया जा रहा है 18 का पीई, अर्निंग पर शेयर इज 87, और यहाँ पीई ये दिया जा रहा है कोविड का पीई यानी 2020 का पीई, दैट वाज 18 का पीई और अर्निंग पर शेयर 48 का। तो अभी अर्निंग पर शेयर 87 का, यानी अर्निंग पर शेयर के मामले में ही जस्ट डबल कर गया और पीई के मामले में उतना का उतना स्टैंडर्ड रह गया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये सारी कंपनीज पे आपको स्टडी करने की जरूरत है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की इनमें सपोर्ट लेने की जरूरत है। सेक्टर फॉल है इसलिए इन बैंक का भी फॉल है, वैल्यू उतना नहीं मिल पा रही है। और अगर इसको प्राइस वाइज पे देखोगे तो एक लॉन्ग टर्म से इस पर कुछ घंटा ग्रोथ आई, 3% 4% की अगर 4-5 सालों में ग्रोथ आ रही है ना, वो कोई मतलब की नहीं है। 2020 से लेकर के 2020 के मतलब 2021 से ले सकते हो, 2021 से 2023 तक कितने परसेंट की ग्रोथ है, रफली आई होगी तो 3 से 4% की ग्रोथ है, वो कोई वैल्यू की ग्रोथ नहीं है। यहाँ पर इससे ज़्यादा तो एफडी में ग्रोथ आ जाती है आप लोग बोल रहे होगे। तो अगर यहाँ पर भी देखा जाए तो हम देख सकते हैं सेल क्वार्टरली बेसिस पे सेल्स में ग्रोथ है करीब करीब कितनी 37 से 51,000 करोड़, यानी कितना 13-14 हज़ार करोड़ की ग्रोथ है यहाँ पास। और यहाँ पास नेट प्रॉफिट में भी अगर ग्रोथ देखोगे तो 9,000-9,500 करोड़ से आज 12,000 करोड़, यानी आपका 2,500 या 2,500 नहीं 3,000 करोड़ की यहाँ पास नेट प्रॉफिट में ग्रोथ है। तो एक अच्छी खासी ग्रोथ है, ऐसा नहीं है कि क्वार्टर बेसिस पे कोई ड्रॉप हुआ है। यहाँ नेट प्रॉफिट पे क्वार्टरली बेसिस के बाद पीएल एंड में जाओगे भी तो भी अच्छी खासी ग्रोथ है। हम थोड़ा जल्दी अब आगे स्टॉक्स पे बढ़ेंगे। पेडिलाइट इंडस्ट्री आखिरी का 9वां स्टॉक है। अब पेडिलाइट इंडस्ट्रीज को उठाने का ये भी मतलब है कि ये लाइफ टाइम हाई से बहुत ज़्यादा पी पे नहीं गिरा है, बट ये मीडियम पी के पास है। और एक चीज़ में हमने गौर किया कि जब मीडियम पी के पास ये चीज़ें हिट करती है ना इसकी, तो काफ़ी 2021 से अब एक पैटर्न अपना रहा है ये कि एक अच्छी खासी बाउंस बैक आती है। तो हो सकता है आए, अब जब हम मार्केट में बात करते हैं तो हर चीज़ हो सकता है ये होता है, तो कोई ऐसी बातें नहीं है कि होगा ही। तो आप अपनी स्टडी इस पर भी कर सकते हो। हाँ, क्वार्टरली बेसिस पे पीयर बेसिस पे अपने सारी कंपनी जितनी हमने बात की है पीयरली बेसिस पे नंबर 1, 2 या 3 ही कंपनीज हैं, उससे ज़्यादा डीप कंपनीज मैंने बात नहीं की है। आंध्रा पेपर आई थिंक सो 4th या 5th पे आती है, बट उसके अलावा सारी टॉप कंपनीज हैं। क्वार्टरली बेसिस पे अच्छी खासी ग्रोथ है, 3,000 करोड़ का ग्रोथ मतलब 100 करोड़ से सेल्स पे ग्रोथ है, और प्रॉफिट में 358 से आज 474, यानी मार्जिन वाइज पेडिलाइट का मार्जिन वाइज काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। देखो सेल्स में उतना ग्रोथ नहीं आई है, बट मार्जिन देखो अभी क्या हुआ था कि केमिकल्स की प्राइस बढ़ गई थी। अब जब केमिकल्स की प्राइस बढ़ जाती है तो पेडिलाइट का मेन काम है चिपकाने का। अब सारी चिपकाने के डॉक्टर फिक्सिट हो गया, फेविकोल हो गया, फेविकिक हो गया, जो भी सारे केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट, अगर इनके डेरिवेटिव्स ही महंगे हो गए तो इनके ओवरऑल प्रोडक्ट महंगे हो गए। अब प्रोडक्ट महंगे हो गए तो इन्होंने जो कस्टमर को प्रोडक्ट दिए, यानी फेविकोल का एक डब्बा जो कस्टमर को मिला वो 100 की जगह अब 120 में मिला। अब जब 120 में मिला तो अब इसके बाद उस कस्टमर ने उसको प्रोडक्ट को ले लिया। अब ये मैं बता रहा हूँ 1 साल पहले की बात या 1 क्वार्टर पहले की बात भी देख सकते हो, उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं है। तो 1 क्वार्टर पहले की भी अगर बात करेंगे तो मान लेते 3 महीना पहले उसको कितने मिल रहा था, 120 में मिल रहा है, और अभी प्राइस केमिकल्स के फॉल हो गया, पर अभी भी प्रोडक्ट कितने पे बिक रहा है, 120 पे ही बिक रहा है। अब मार्जिन यहाँ इंक्रीमेंट हो गया, क्योंकि पहले बनाने के लिए उसको 100 रुपए के प्रोडक्ट 50 रुपए लगते थे, अभी क्योंकि केमिकल्स की प्राइस फॉल हो गए, कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट हुआ वहाँ पर केमिकल सेक्टर में, मतलब कि काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट मिल गए, मतलब रैंक अप रेंज में। तो इनकी ओवरऑल जो 50 रुपए बनाने में लग रहे थे अभी कितना लग रहा है, 30 लग रहा है, मान लेते हैं एग्जांपल के। तो अभी यहाँ का जो 20 का ये वाला मार्जिन और पहले का जो 100 रुपए का प्रोडक्ट 120 पे बेच रहे थे तो वो 20 रुपए, यानी टोटल मिला के 40 रुपए, इसीलिए यहाँ जस्ट इतनी बड़ी इंक्रीमेंट नंबर दिखा है। वैसे जून क्वार्टर हमेशा इनका अच्छा जाता है, ये भी एक कारण है। प्रॉफिट एंड लॉस पे देखोगे तो कभी कंपनीज की सेल्स फॉल नहीं हुई है, प्रॉफिट और हाईएस्ट एवर। और मैं पेडिलाइट इंडस्ट्रीज को हमेशा से एक सैल्यूट देता हूँ, क्योंकि इनके जैसा काम कर पाना आई डोंट थिंक सो किसी को पॉसिबल है। आखिरी कंपनी है राजेश एक्सपोर्ट्स की। अब ये राजेश एक्सपोर्ट है, कई लोग बोलेंगे तो भाई कमेंट भाई कि ये कौन सी कंपनी उठा रहा है,
बट रफली मेरा सिर्फ आपको दिखाने का मतलब था, चार्ट बेसिस पे पीई पे आप अपनी स्टडी खुद करोगे। बाकी इसमें मेरा कोई आपका बाय या सेल करने की रिकमेंडेशन किसी भी स्टॉक पे है नहीं है, ना ही इस पे है, किसी पे नहीं है। तो आपने अपने डिसीजंस खुद नहीं लेने हैं। बट हाँ, यहाँ पीई बेसिस पे मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि क्वार्टरली बेसिस पे इनकी काफ़ी सेल्स में इंक्रीमेंट हुई है। ठीक है, आप 49,000 करोड़ की जो सेल्स थी आज 85,000 करोड़ की सेल्स हुई, यानी कितने परसेंट का आप देखोगे तो 35,000 करोड़ की सेल्स में ही इंक्रीमेंट हो गई। ठीक है, जून टू जून क्वार्टर बात कर रहे हैं, क्वार्टर। और दूसरी बात, अगर यहाँ एक चीज़ और गौर किया जाए नेट प्रॉफिट पे, तो 272 करोड़ का प्रॉफिट आज 309 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, यानी यहाँ दूसरा नेट प्रॉफिट में भी इंक्रीमेंट है। हाँ, काफ़ी एक समय पे इसका टैक्स पे काफ़ी विवाद होने लगा था यूट्यूब पे काफ़ी सारे। तो एक चीज़ देखो कि टैक्स पे इसको हमेशा ही ध्यान से देखो कि इतना टैक्स तो हमेशा से ही चुकाती आती है, तो उसमें टैक्स का कोई लोचा नहीं है। ठीक है, तो उस पर ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस पे देखो तो हमेशा कंपनी अपने मार्केट लीडिंग कंपनी है, ऐसा नहीं है कि मार्केट की बहुत लो लेवल की कंपनी है। और अगर ध्यान से देखा जाए तो कल्याण ज्वेलर्स और टाइटन के बाद राजेश एक्सपोर्ट ही आता है इस पूरे फील्ड में नंबर 1। ठीक है, और इनकी सेल्स हमेशा लाख करोड़ में होती है। तो रिफाइनरी प्रोडक्शन, इसके बाद उसके प्रोडक्ट्स को मराना, वहाँ पास से काफ़ी इनका एक बहुत बड़ा मार्केट है। बहुत बड़े मार्केट में इनकी मार्जिन बहुत कम क्यों आती है, क्योंकि इसमें गोल्ड और इसके सारे प्रोडक्ट्स में ना मार्जिन उतना रहता ही नहीं है। पहली बात तो इस पर टैक्स उतना लगता नहीं है, उसके बाद नहीं है, इनका एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है। जो मटेरियल ये होता है ना, उसी का कॉस्ट हमेशा देखोगे ना तो 99, 98, 99.7% इस प्रकार से रहता है। तो वहाँ पास से काफ़ी दिक्कत नहीं, मतलब वहीं पास से काफ़ी मार्जिन चला जाता है, और मार्जिन जो बचता है उसके बीच में 1% पे जो बचता है उसी पे सारी मार्जिन इनकी टिकी रहती है। उसमें भी थोड़ा बहुत टैक्स दिखा देते हैं, बाकी कुछ डिप्रिसिएशन में चल देता है, कुछ इंटरेस्ट पेइंग में चल देता है। तो वहाँ पास से ये चीज़ें कहीं ना कहीं डिप होती हैं। तो ये थी इन सारे इस पे हमने जो भी स्टॉक बात किया वो 2020 या 19, यानी इन्हीं 2 साल के पास का पीई पे ट्रेड हो रही है, यानी रफली 5 ईयर लो के पीई पे वो चीज़ें आपको अवेलेबल हैं। और कई स्टॉक्स ऐसे नहीं है, या जैसे राजेश एक्सपोर्ट को देखो 2018 पे भी इसका यही पी था। तो जब भी पीई इतना डिप करता है तो कहीं ना कहीं ये जंप लेता है। और अर्निंग पर शेयर ऐसा नहीं है कि देखो, अर्निंग पर शेयर जब डाउन हो तो स्टॉक प्राइस डाउन हो उसका समझ आता है, बट अर्निंग पर शेयर भी अप साइड पे हो पर स्टॉक प्राइस डाउन पे हो तो कहीं ना कहीं ये हिट करती है चीज़ें। तो हर एक चीज़ जब बैड पे जा रही है तो कहीं ना कहीं वो गुड होती है, और किसी ना किसी के लिए गुड होती है। वहाँ आपको चीज़ें देखना है, आपने अपनी स्टडी खुद नहीं करनी है, बाकी यहाँ से सीख रहे हैं। बाकी आपके जो भी सजेशंस होगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो हम आखिरी में बात करते हैं। तो हाँ, आप इस चीज़ों को जैसे मुझे फॉलो करना है तो आप कहाँ से वो चीज़ें कर सकते हो, तो आप अबाउट सेक्शन पे हमारे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हो, और वहाँ पास आपको 2 लिंक मिल जाएगी डायरेक्टली। एक एक्स का यानी ट्विटर की एक लिंक है, और दूसरी फेसबुक की लिंक है। और जैसे ही इस लिंक पे आप क्लिक करते हो तो आप डायरेक्टली रीडायरेक्ट हो जाओगे हमारे ट्विटर हैंडल पे, तो आपको वहाँ पास से ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो हमने सबसे पहले एशियन पेंट बात की, फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर, फिर हमने बात की आंध्रा पेपर्स के बारे में, फिर जेके पेपर लिमिटेड, फिर एंजल वन के बारे में, फिर मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस, फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फिर एचडीएफसी बैंक, पेडेलाइट इंडस्ट्री और राजेश एक्सपोर्ट, और फाइनली हमारा यूट्यूब चैनल के बारे में। तो ये सारी वीडियोस हैं आपके पास। हमारे पास और भी वीडियोस हैं जो आप यहाँ से देख सकते हो अपनी इंक्रीमेंट करने के लिए। हमारे खुद ही चैनल पे 9 वीडियोस हो चुकी हैं, और ये वीडियो मिला के 10, और आने वाले पे मोतीलाल ओसवाल की 11वीं हो जाएगी वीडियो। तो इस तरीके से हम बढ़ाते रहेंगे। प्ले लिस्ट पर जाकर के आप अपनी मनपसंद चीज़ों को स्टडी कर सकते हो, मतलब ग्रुप वाइज की आपको क्या चीज़ें देखना है, तो वहाँ पास भी चीज़ें अच्छी खासी वेल्थ में मिल जाएंगी। बट हेल्थ इज़ वेल्थ, आपको ये चीज़ें समझना है तो वेल्थ मेंटेन करो, और हेल्थ अपने आप मेंटेन होगी, या हेल्थ मेंटेन कर लो वेल्थ अपने आप मेंटेन हो जाएगी। तो ज़्यादा वेल्थ के पीछे नहीं भागो, हेल्थ के पीछे भागो। हेल्थ रहेगी तो वेल्थ बना पाओगे। मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है, पर आपको समझना है इसलिए मैंने बोल दिया। चलो मजाक कर रहा हूँ। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो पे। तो धन्यवाद। और यार प्लीज़ 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 एक चीज़ बोलूँगा, इस वीडियो को बस शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, उन्हीं दोस्तों के साथ जो इन्वेस्टिंग में अच्छा खासा शौक रखते हैं, कुछ चीज़ें समझना चाहते हैं। आप जो भी चीज़ें यहाँ पास से लोगे वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लोगे, बाकी आपने अपने सारे डिसीजंस अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सपोर्ट से लेने हैं, या अपने खुद की मर्ज़ी से लेने हैं। यहाँ से कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन फिर से बोलूँगा नहीं है, और ना ही हम कभी बाय या सेल की रिकमेंडेशन कभी लाइफ टाइम देने वाले हैं। तो आपने अपने डिसीजंस खुद नहीं लेने हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे।
तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, बाय बाय। हाँ, प्रीवियस वीडियो से इस वीडियो में थोड़ा टाइम लग गया तो, क्योंकि पिछले हफ्ते मैं यही सारे वीडियोस बनाने वाला था यही सेक्टर का, बट हो गया भाई, टाइम हो गया था तो नहीं बन पाया, ओवरलोड हो गया था। मैं खुद ही कई स्टॉक्स पे स्टडी को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा था तो नहीं बन पाया। तो चलो कोई नहीं, बाकी आप ट्विटर हैंडल पे जुड़ोगे तो वहाँ पर से काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, बाय बाय।